देश चलती थी। तो फिर बात आई, सवाल ये बना, इन सवालों के आप सबको जवाब ढूंढने हैं, मैंने ये सवाल निकाले हैं। फिर बात आई कि यार कैंडिडेट जो है उसको इसने सेकंड इस रिट में कहा कि भाई कैंडिडेट जो है उनको यदि नोटा से वो हार जाते हैं सारे, तो इनको चुनाव वापस नहीं लड़ने देना। तब कहा यार ऐसे चुनाव वापस लड़ने वाला तो बैठेगा नहीं, या तो दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ ले, और ये चुनाव नहीं लड़ने का तो इनका फंडामेंटल राइट है, तो कैंडिडेट को आप चुनाव से वंचित कैसे कर सकते हो। तब बात एक पैनलिस्ट ने ये बात कही कि ये राइट तो है, लेकिन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का राइट के अंदर भी एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन का कंसेप्ट है कि ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से मर्जी से अपना आप खड़े हो गए, दुनिया ने आपको नकार दिया तो आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लग गई, रीजनेबल लगी है, आप कहीं और जगह जाओ या 5 साल के लिए। इसने तो 5 साल के लिए बैन का कहा कि इन लोगों को तो आप 5 साल के लिए बाहर निकालो। आप अब ये सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देगा, अपन भी इसी लाइन ऑफ एक्शन पे अपना करेंगे। फंडामेंटल राइट का मतलब ये थोड़ा ही है कि आप अपनी मर्जी से आपको नकार दिया तो नकार दिया जनता ने, अच्छा फिर आपने अपने राइट का उपयोग कर दिया, आप खड़े हो गए ना आपने, और क्या बार बार खड़े होना आपका ठेके में, आपको रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लग गया। तो अन्य जगह से चुनाव की भी कोई, तो फिर आया कि नोटा से कम वाले मतदाता का राइट का क्या होगा। जैसे आपने नोटा को दिया 85% बल गए या 41 मतलब 51% वोट मिल गए, और तो 49% लोगों ने किसी न किसी व्यक्ति को वोट दिया, वो कहें भाई हमारे वोट की वैल्यू क्या हुई, नोटा के वैल्यू क्यों हो रही, तो उसने, तो फिर बात उभर के आती है कि भाई तुम्हारे वोट क्यों, जो सेकंड रहता है वो हारता ही हारता है। फिर राज्यसभा में नोटा का कोई ऑप्शन नहीं है, ये भी बात आई। आर्टिकल 324 में संसद को या तो कानून बनाए, या 324 में चुनाव आयोग को ये पावर है कि वो अपने नियम में बना दे ये बात। तो फिर आई कि भाई ये चुनाव आयोग नहीं बना सकता, तो एक पैनलिस्ट ने कहा कि भाई चुनाव आयोग इसलिए बना सकता है कि चुनाव आयोग फाइनल नहीं करता है, चुनाव आयोग जो भी नियम बनाता है वो ऊपर जाता है और वहां से पास होकर वापस आता है, इसलिए बन सकता है। संसद में तो बहस होती है, कानून बनता है वो है, लेकिन नियम को ये कर सकते हैं। अब यह आया था कि भाई जनता को नोटा का महत्व तो समझ चुकी है, तो अब ऐसा नहीं हो कि कोई एक नई कहानी खड़ी हो जाए, इसलिए इसके बारे में बहुत ढंग की कोई रूलिंग लानी पड़ेगी। फिर एक बात उभर करके आई कि नोटा नामांकन तो करता नहीं है भाई, बाकी तो नामांकन करते हैं, 25,000 रुपए की सिक्योरिटी जमा कराते हैं, बाकायदा फॉर्म भरते हैं, अपनी डिक्लेरेशन करते हैं कि मेरे इतने मुकदमे हैं, इतनी मेरी प्रॉपर्टी है। नोटा तो कुछ नहीं कर रहा है, तो उसको कैंडिडेट कैसे माने। तब बात आई कि भाई कैंडिडेट जो है वो, हम भी बहस करेंगे कैंडिडेट मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए। अब नोटा को कैंडिडेट नहीं माने तो नोटा का मतलब क्या है, फिर इसकी वैल्यू क्या है, फिर कैंडिडेट ही नहीं है वो तो फिर क्यों टाइम खराब करे, क्यों नोटा लगाए, क्यों करें, किससे मतलब नहीं। तो ये सारी बातें उभर करके हमारे सामने आई। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, वो भी मैं आपसे शेयर कर लूं। राम मंदिर का जो फैसला हुआ था वो रामलला को पार्टी मान करके फैसला हुआ है। रामलला कोई ऐसे नोटा की तरह वो तो वर्चुअल था, तो रामलला का जो मंदिर का फैसला है उसमें रामलला एक पार्टी है। तो चुनाव आयोग के अंदर मेरा मानना यह है कि ये भी एक कैंडिडेट के रूप में एक पार्टी है, और जब कैंडिडेट के रूप में ये पार्टी है तो भाई कानून तो उस सिस्टम से ही होगा। हारा है वो कैंडिडेट आपका वर्चुअल भले ही हो, रामलला वर्चुअल हुआ था, क्या हुआ, मंदिर तो बन गया। अब ये सारी चीजें कुछ ऐसी है कि इसके अंदर हम कुछ अपने आप में उलझ रहे हैं। फिर ये हुआ हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, ये राज्य थे जहां इस तरह की प्रॉब्लम आई, तो उन्होंने अपने अपने तरीके से ये रूलिंग निकाली कि भाई ठीक है हम री इलेक्शन करा देंगे। तो ज्यादातर जगह री इलेक्शन हुआ, लेकिन सूरत एक ऐसा केस रहा जहां अकेला ही रहा बंदा, और अकेला रहने के कारण से नोटा था ही नहीं। तो शिव खोड़ा ने यह कहा कि भाई नदी नोटा होता तो हम नोटा को वोट देते, आपने ऐसे कैसे घोषित कर दिया कि उसको कोई अलग से, तो फिर नोटा डाला ही क्यों। जब हर वोट की वैल्यू है तो नोटा की वैल्यू क्यों नहीं है, मैंने तो वोट नोटा को दिया, नोटा को वोट देने वाले आदमी की इस देश में वैल्यू क्यों नहीं हो, यह सवाल खड़ा है हमारे सामने। तो मैंने 5-7 सवाल खड़े किए, मैं सुवालाल जी को लेऊंगा इसमें। तो इन सब बातों को देखते हुए सुवालाल जी, हम क्या सोचते हैं कि ये झुंझुना पकड़ा दिया हमें,
या हम जो भी जो एक्टिविस्ट लोग हैं इस बात का प्रचार करें कि कोई कैंडिडेट पार्टी अपनी मर्जी से भेजे वहां से, तो हम उसको नकार दें, या तो वो आए अमेरिका की तरह यहां आ जाए और हमारे से कंसेंट ले ले, या कोई ऐसी व्यवस्था खड़ी हो जाए कि हम कोई ऐसी व्यवस्था के तहत कह दें कि ठीक है ये ओके भाई ये कैंडिडेट, तब तो एक अलग बात है। हमारे बिना पूछे पार्टी कैसे कैंडिडेट भेज सकती है? जो आदमी बीजेपी में कांग्रेस में था वो बीजेपी में जाके टिकट लेके हमारी छाती पे वापस आ गया, जिसको हम चाह ही नहीं रहे। तो जनता का पावर कहां है? जनता की तो एक मजबूरी, जनता चुनाव कर ही नहीं रही है, जनता तो पार्टियों के गुर्गों में से एक छांट रही है। तो पावर कहां हुआ? फिर प्रजातंत्र का आएगा? वह हमारे पास तो कोई पावर ही नहीं, हमारे वोट की क्या वैल्यू है? हमारा वोट सीमित वैल्यू रख रहा है कि हमें किसी न किसी को वोट देना है। किसको देना है? कि जो पार्टी के वो देना है। अब निर्दलीय कोई हो जाए तो वो एक अलग कहानी होती है, जैसा कि पाकिस्तान में काफी निर्दलीय जीत गए तो फिर वही कहानी इधर उधर हो गई। अब ये दुनिया भर में इस तरह की बहस चलने लग गई कि यार ऐसे जो डेमोक्रेसी का सही मायना सही अर्थ जो है आ नहीं रहा है। अमेरिका का जो ट्रेंड है वो काफी कुछ इधर नीचे से चलता है, इस तरह से वोटिंग होती है वो चलता है। तो इन सब बातों को लेकर के सवालाल जी हम आपके बीच आ रहे हैं, और ये है कि आखिर एक्टिविस्ट के नाते हमें क्या नोटा का प्रचार शुरू कर देना चाहिए? कोई भी चुनाव आए भाई, हमें तो पूछा नहीं ना, या जनता को पूछना कि भाई तुम्हें किस किस को पूछा। जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल एक्टिविस्ट मैं हूं और आप हो लोगों को पूछ रहे, ऐसा हमें मतलब नहीं है। लेकिन हम कोई एक मॉडल सोचें कि भाई कौन कैंडिडेट है, इसको हमने भेजा नहीं, उसने तुमने वो क्यों कर दिया। अब ये कह रहे हैं हमारे कार्यकर्ता, हम कार्यकर्ता से क्या लेना देना यार? जनता तो जनता होती है, कार्यकर्ता से हमें क्या? कार्यकर्ता बदलते रहते हैं, नेता बदलते रहते हैं। जनता का पावर यदि डेमोक्रेसी में नहीं है कहीं भी, तो उन सारी परिस्थितियों में हम ये नहीं कह रहे हैं। एक बात ये भी आई कि जब चुनाव आयोग को इन्होंने पूछा तो इन्होंने कहा साहब लीगल फ्रेमवर्क नहीं है हमारे पास में। हमारे पास तो ये लिखा हुआ है कि नोटा के जो वोट आए उनको आप सेपरेट कर दो, फिर जो बाकी बचे हैं उसमें से जो टॉप मोस्ट हो उसको आप डिक्लेयर घोषित कर दो। सूरत में इन्होंने नोटा डाला ही नहीं, वोट ही नहीं किया, उसके कितने वोट आए भले ही सेपरेट हो जाता, लेकिन उनको ये करना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। अब फैसला क्या आएगा, कितने दिन चलेगा? 4 सप्ताह का इनको टाइम दिया, जवाब का नोटिस जारी हुए चुनाव आयोग और गवर्नमेंट दोनों को कि भाई बताइए आप क्या करना चाह रहे हो। तो इन्हीं बातों को लेकर के सवालाल जी ओवर टू यू, आप अपनी बात को रखें। संतोष जी भी जुड़े हुए हैं, उनके भी हम सुनना चाहेंगे, डीपी सिंह जी विदेश जी सब लोग जुड़े हुए हैं। तो सवालाल जी आप अपनी बात को रखिए। सवालाल जी मेरी बात आ रही है आपके पास? नहीं आ रही है? आप यदि बिजी हो तो थोड़ा सा माइक खोल के कह देंगे। हाँ बात आ रही है, आ रही है, थोड़ा सा एक सेकंड रुका करो। देखिए ऐसा है कि इंडिया में जो नोटा है वो कोई उसका कोई लीगल वो नहीं है आउटकम, मतलब कोई उसका परिणाम कानूनी रूप से नहीं माना जाता है। यहाँ पर ये नोटा है वो सिर्फ एक ये जानने के लिए कि जो न्यूट्रल वोटर्स है जिनको कैंडिडेट पसंद नहीं है, बस उनका एक नंबर देखा जाता है कि भाई इतने नोटा है। वोटर्स जो है नोटा के वो मतलब कि कैंडिडेट पसंद नहीं करते। बाकी रही बात है सूरत में, तो इलेक्शन कमीशन के पावर्स है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि नोटा को एक आउटकम वर्डिक्ट नहीं माना जाता लीगली। ये है जैसे आपने कहा भाई कोई एंटिटी नोटा नहीं होती है, लेकिन जैसे अरुणाचल में भी 10 से एमएलए बीजेपी के कैंडिडेट जीत गए, वहां भी चुनाव नहीं हुए और ओपोजिशन से कैंडिडेट खड़े नहीं हुए, जो हुए थे उन्होंने विड्रॉल कर लिया। तो 10 कैंडिडेट, आप सोचिए 10 सीट पर चुनाव ही नहीं हुआ है विधानसभा अरुणाचल में, तो वहां भी नोटाई होता है। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने वहां भी अनओपोज्ड यूनानिमसली जो भी कहते हैं वैसे
10 कैंडिडेट को जीतने का एक वो कर दिया, सर्टिफिकेट दे दिया कि आप यहाँ के कैंडिडेट वो विनर हो या जो भी है, इलेक्टेड हो गए हो आप। बिना इलेक्शन के भी इलेक्टेड हो जाते हैं। तो एक सवाल यही आता है कि देखिए ये डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम कर रहा है, वो न्यूट्रल है, वो इंडिपेंडेंट है, वो ऑटोनोमसली है, ये डिपेंड करता है। देखिए जो रूल्स प्रोविजंस जो है वो सब सही बनाए हुए हैं। सवाल यह है कि रूल्स और प्रोविजंस को लागू करने का तो जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की होती है, और बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन जो है जो लॉ बन जाते हैं उनके बाद में जो क्लॉज बनते हैं, सब क्लॉज होते हैं रूल्स रेगुलेशन, वो दरअसल एग्जीक्यूटिव का मामला हो जाता है, कार्यपालिका जिसको हम कहते हैं। न्यायपालिका सिर्फ उन्हीं केसों को ही देखेगी जिनमें कोई कानूनी टेक्निकल का हो या कानूनी वैलिडेशन का या कोई है इश्यू, या जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट या जो है मीनिंग है उसके खिलाफ हो। तो इस वजह से कई सारे जो केसेज है, जैसे चाहे नोटा हो या अनओपोज्ड जो कैंडिडेट है बिना इलेक्शन के ही इलेक्ट हो जाते हैं, इनके जब मामले कोर्ट में जाते हैं तो कोर्ट दरअसल ये कह के इन केसेस को डिसमिस कर देता है कि ये जुडिस एग्जीक्यूटिव का हो या इलेक्शन कमीशन का मतलब कि पावर है या उसके जुरिस्डिक्शन में आता है, इसमें कोर्ट क्या करेगा। तो सवाल यही है कि इलेक्शन के समय में हमें एक न्यूट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, ये इंडिया में गलत है। केयर टेकर गवर्नमेंट होनी चाहिए, जैसे कई देशों में होती है, बांग्लादेश में भी होती है, पाकिस्तान में भी केयर टेकर गवर्नमेंट के रूप में ही इलेक्शन होते हैं। तो अगर इंडिया में भी केयर टेकर गवर्नमेंट हो तभी ये इन सब समस्याओं का समाधान होगा, नहीं तो अभी जो स्थिति है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो दरअसल है तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो उसको इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस फ्रीली काम करना चाहिए, और खासकर जो रूल्स रेगुलेशन है इलेक्शन के मैनेज करने के, वो तो लागू उसी हिसाब से करने चाहिए। लेकिन होता क्या है कि जो गवर्नमेंट है वो सब एक तरीके से रूल्स रेगुलेशन को अपने हाथ में ले लेती है, और एक इलेक्शन कमीशन एक तरीके से डिपार्टमेंट बन जाता है गवर्नमेंट का, नहीं कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं रह पाता है। तो ये सारी समस्याएं जो है वो दरअसल इलेक्शन कमीशन मैं जैसे इंटरवेन कर रहा हूँ केयर टेकर सोलाल जी, गवर्नमेंट न होने वजह से मैं आपको इंटरवेन करके सवाल दोहरा रहा हूँ। हर वोट की वैल्यू है, तो नोटा के मेरे दिए हुए वोट की वैल्यू क्यों नहीं है, इसका क्या उत्तर देना चाहेंगे आप? क्या वैल्यू होनी चाहिए? वैल्यू क्यों नहीं है, ये सवाल तो बनता है ना। हम इस पे क्या वोट करेंगे कि मैंने नोटा को वोट दिया तो मेरे वैल्यू है कि नहीं है। हम आज का एक एक का जवाब यही मांगेंगे कि ये सवाल बनता है कि हर वोट की वैल्यू है, तो मेरे वोट की वैल्यू क्यों नहीं? वोट तो दिया मैंने, मैं भारत का नागरिक हूं। इस पे आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए यही तो प्रॉब्लम है कि नोटा जो है वो दरअसल एक तरीके से सिर्फ ये इंडिकेशन करता है कि कितने वोट्स है या जो भी है वैल्यू कहो उनको, वो मतलब कि कैंडिडेट्स के खिलाफ है, ये ओपिनियन के लिए यही वैल्यू है। मैं एक लाइन मैं आपको जोड़ लूं, वैल्यू वाली बात पे आपने आया। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये बात आया पीयूसीएल वाले में। कई लोगों को, इन लोगों ने, पीयूसीएल ने ये प्रचार किया कि यार तुम जाओ और उनको देखो, नाम पढ़ो, उनमें से कोई ढंग का नहीं हो तो वोट मत डालो, वापस आ जाओ। तो स्याही भी लग गई, बैलेट पेपर इश्यू हो गया, उस टाइम कागज के चलते थे। उसने आकर के उसको वोट को दिया नहीं कि मैं तो नहीं देता। अब नहीं देता तो वो क्या करते, उस वोट को जमा करके उसका नाम लिखते थे कि इस आदमी ने वोट नहीं दिया, तो वो सीक्रेसी आउट होती थी। तब सुप्रीम कोर्ट में ये कहा कि देखो नोटा करने से सिर्फ ये कर रहे हैं कि सीक्रेसी आउट नहीं हो रही है। भाई आपने नोटा को दिया, किसने वोटा को दिया, ये पता नहीं लग रहा। पहले ये
2001 से जब एक्टिविस्ट लोग संघर्ष करने लगे तो उन्होंने ये डिसाइड किया यार वोट दो ही मत। दो ही नहीं मत का मतलब एक तो होता बाइकाट, एक होता वहां जाके अपोजिशन करना। वोट लिया, स्याही लगाई, गए, उस पे नाम पढ़े और कहा कि भाई मैं इनमें से किसी को नहीं देता। तब वहां उसकी रिपोर्टिंग होती, वो कागज वापस जमा होता कि ये आदमी जो है वोट, उससे सीक्रेसी आउट हो रही थी, उस आदमी का नाम आउट होता था। तब कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट ने में बात आई दूसरे पक्ष की कि यार ऐसा है कि इससे सीक्रेसी आउट नहीं हो रही है, कौन व्यक्ति नोटा का संख्या हो रही है कि 1 अभी तक भारत के 15 लाख करीब वोट पड़े, 1.1% करीब नोटा में गए हैं पूरे, जो डेटा आ रहे हैं पिछले। अब ये बात बताने के लिए कि यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, कितने लोग मूर्ख हैं इनका पता नहीं लगा, पहले कौन मूर्ख है इसका एग्जैक्ट पता लगता था या अपोजिशन करने वाला का पता लगता था। अब ये बात यार लगने देते पता भाई कि मैं नहीं देता भाई, तुम्हारा वोट तेरे पास है। एक देश के अंदर एक कागज और दिया जाता है, आपको बैलेट दिया, बैलेट के साथ में खाली कागज और देता था, आप वोट नहीं देना चाहो तो आप उसको जमा करा दो और उसके अंदर लिख दो मैं किसी को नहीं देता। तो वो कागज बिल्कुल अलग हो जाते थे, भले ही उनकी आइडेंटिटी होती थी सारा। तो जब मैं काफी देशों की स्टडी कर रहा था और ये मैंने गूगल खंगाला के वीडियो देखे, कई ये किया, तो मुझे लगा कि मेरे वोट को बिल्कुल ही धक्काशाही में दे दिया किसी ने वोट, ठीक है दे दिया, क्या फर्क पड़ा, पड़ा है वोट, ये 1.1% दिया, ये गिनती हो गई, उससे क्या हुआ, रिजल्ट तो कुछ नहीं निकला ना इसमें, मेरे वोट की वैल्यू क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा हुआ है। इस पे कोई टिप्पणी आप देना चाहें तो फिर मैं जाता हूँ हाँ डीपी सिंह जी के पास। देखिए मेरा बस एक ही पॉइंट यही है कि जैसे आपने कहा कि वोट का वैल्यू क्या है, मेरे वोट का वैल्यू क्या है जब मैं नोटा को वोट देता हूँ या नोटा को चूज करता हूँ। देखिए जब एक कोर्ट में जब केस गया है तो कोर्ट सिर्फ आपके नोटा के जो वोट की वैल्यू ही बताएगा कि भाई आपने नोटा को वोट दिया, लेकिन नोटा का जो वोट है वो लीगली आउटकम नहीं माना जा रहा है ना। तो इसमें अब सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ तक ही कहेगा कि भाई जब तक पार्लियामेंट खुद कानून नहीं बनाएगी तब तक नोटा के वोट का वैल्यू एक आउटकम के रूप में नहीं माना जाएगा। तो यही सुप्रीम कोर्ट रखेगा, मतलब अपना डिसीजन तो ऐसा ही देगा। तो हमने प्रोविजन ही ऐसा ही बनाया है नोटा को लेके कि नोटा सिर्फ ओपिनियन बता रहा है कि भाई इतने लोगों की ओपिनियन है कि जो भी कैंडिडेट है वो उनके पसंद के नहीं है, वो उनको रिजेक्ट करते हैं, बस ये है। अब वो फाइन जो रिजल्ट होता है आउटकम टोटल वोट काउंटिंग का जो रिजल्ट होता है उसमें नोटा का वोट को तो अलग कर दिया जाता है ना, ये है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ तक ही रुक जाएगा डिसीजन भाई ये सोलाल जी, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, पौंडीचेरी, इनके अंदर री इलेक्शन हुए हैं, राज्यों ने अपनी ओर से ऑर्डर निकाले और किया। पूना के गांव का जैसे मैंने उदाहरण दिया कि 85% जो वोट जो है नोटा में गए, वहां री इलेक्शन हुए। इंडिया गवर्नमेंट का जो वोट है, भारत सरकार का ऐसा सिस्टम नहीं है। यहाँ क्या कहेंगे आप इस पे बारे में अपनी प्रतिक्रिया? जैसे डीपी सिंह जी के पास इसलिए जा रहा हूं कि राज्यों का यूपी सरकार से भी ये करा ले कि भाई नोटा के ज्यादा आते हैं तो ठीक है वापस री इलेक्शन हो, ऐसा आदेश तो किया ही जा सकता है। इन गवर्नमेंट हरियाणा ने किया है, महाराष्ट्र ने किया है, दिल्ली ने किया है, पौंडीचेरी ने किया है, एक स्टेट और है मैं भूल रहा हूँ, 4-5 है स्टेट, क्योंकि ऐसी समस्याएं आई और राज्यों ने ये किया। अब भारत सरकार को कहा तो भारत सरकार कह रही है कि ये हमारे पास में लीगल फ्रेमवर्क नहीं है, हमारे पास तो यही है कि जो नोटा के वोट है उनको अलग कर लो और फिर जो भी 5-4 है उनमें से हाईएस्ट वोट वाले को डिक्लेयर कर दो। तो ये राज्य अलग, राज्य इलेक्शन बोर्ड का अलग और सेंटर का अलग, यहाँ क्या माने हम? देखिए यहाँ पर अपन यही तो मान रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपने रूल्स और रेगुलेशन को लागू करता है। अब राज्यों के स्टेट इलेक्शन कमीशन ने तो लागू कर लिया, तो उन्होंने रीपोलिंग करवा ली नोटा के वोट्स के आधार पर। लेकिन जब ये सेंट्रल इलेक्शन कमीशन है इंडिया गवर्नमेंट, वो तो इस चीज को नहीं ले रही है ना, उनके लिए तो लीगल प्रोविजन या लीगल फ्रेमवर्क नहीं है उपलब्ध, इसलिए यही होगा कि भाई नोटा के वोट्स को सेपरेट कर दिया जाए।
तो यही होगा स्थिति, सुप्रीम कोर्ट भी चलो ऐसा ही डीपी सिंह करेगी। जी, डीपी सिंह जी, मैं आपके पास में आ रहा हूँ। यूपी पंचायत के आप अध्यक्ष हैं, पंचायत राज संस्थाओं के, और पूना का मैंने उदाहरण दिया, वहां इलेक्शन हुआ है। यूपी में आप री इलेक्शन करा सकें, या एक्टिविस्ट के नाते हम ऐसी कोई अवेयरनेस लाएं कि भाई तुम्हें इन गांव के सरपंच में से या प्रधान में से पसंद नहीं है तो आप नोटा का दे सकते हो, नोटा का ऑप्शन उसमें आए। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या ये बात कोई मायने रखेगी? जैसे कई जगह री इलेक्शन हुए हैं, इन स्टेट्स के उनमें हुए हैं, तो वो आप देखिए, अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबको नमस्कार। मेरा मानना ये है कि अगर उसकी काउंटिंग होती है नोटा की, और जो 2-3-4 स्टेटों के आपने नाम बताए हैं, ऐसे किया जाए तो ठीक है, वरना नोटा का प्रोविजन क्यों रखा जाए। दूसरी बात, सबसे बेहतर बात तो ये है कि टेकर सरकार होनी चाहिए, कार्य ये महत्वपूर्ण बात है, और उसमें भी केयर टेकर में भी सभी पार्टियों का प्रतिनिधित्व हो जाना चाहिए, तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि ये क्या डेमोक्रेसी, क्या इसकी परिभाषा कर दे, क्या बता दे, क्या ना बता दे। जो हालात हो रहे हैं, जो हालात हैं, इन पर तो कोई डिस्कस करा नहीं जा सकता, कोई विचार व्यक्त करा नहीं जा सकता। आप किसी बिंदु पर विचार करोगे तो उस बिंदु को तो ध्यान में रखोगे, मान लो कॉन्स्टिट्यूशन को तो ध्यान में रख के बात करोगे। यहाँ जब वो लागू ही नहीं हो रहा, सब सत्यानाश कर दिया, किताबों की बात रह गई है। किताब में लिखा हुआ, किताबों में जो लिखा हुआ सर वो फॉलो, उस पर मतलब जिराय करते रहिए। थैंक यू। देखो, एक बात मेरे ध्यान में और आ रही है, आप उसको सुनो। संसद सुन रहा था मैं, तो मेरे नोट में भी है वो। संसद में एक बात उभर करके आई कि हमारे संविधान में पार्टी शब्द नहीं है कहीं भी। सोलाल जी, आपसे मैं इसकी क्रिया चाहूंगा, फिर मैं संतोष जी के पास जाऊंगा। पार्टी शब्द कहीं नहीं है। पार्टी शब्द पहली बार राजीव गांधी ने ये जो है पार्टी का जो डिफेक्शन एक्ट आया ना, दल बदल वाला जो कानून आया, 84 में आया, 5 में, जिस साल में मुझे याद नहीं है, उस टाइम ये शब्द डाला गया पार्टी का। अब ये पार्टी का उद्गम कैसे हुआ, पार्टी को किसने पावर दिया ऐसे कैंडिडेट उतारने का, क्यों ये पंगा हुआ, जनता की चाबियां पूरी पार्टियों ने कैसे ले ली, जब संविधान में वो शब्द ही नहीं है। पूरे संविधान में पार्टी शब्द कहीं नहीं है। वर्ड जो डाला गया वो सबसे पहले संविधान के अंदर राजीव गांधी ने, ये संसद का स्टेटमेंट कह रहा हूं, कौन सांसद था मुझे याद नहीं, मैं एक एक सांसद को सुनता हूं इसलिए आपके बीच शेयर कर रहा हूं। अब जब ये हमारे दिमाग में आई तो मैंने कहा यार ये पार्टी कैसे खड़ी हो गई, कैसे रजिस्ट्रेशन किया, कैसे चुनाव आयोग ने अपने, या कोई चुनाव आयोग ने कोई एक लाइन बना ली जब संविधान में नहीं था, तो ये दुकान कहां से खुली पार्टी की, और कैसे हुआ, क्या हुआ, ये कोई आपके जानकारी में हो? सवालाल जी, आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, इस बात पे अपनी टिप्पणी करें, फिर मैं संतोष जी के पास जाना चाहूंगा। सवालाल जी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी है वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी बन गई है, और उसी तरीके से है जिस तरीके से पहले प्लानिंग कमीशन है, अभी नीति आयोग है। तो जिस तरीके से देश की आर्थिक प्लानिंग जो भी है वो नीति आयोग के हाथ में, इसी तरह देश की राजनीति सरकार बनाना है वो भी राजनीतिक दलों के हाथ में है। तो ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंटिटी है, और ये वैसे ही है जैसे आपने ही बताया कि एंटी डिफेक्शन जो एक्ट पास हुआ था, और उसी में ही पॉलिटिकल पार्टी को डिफाइन कर दिया गया। मतलब एक तरीके से अब पॉलिटिकल पार्टी एक तरीके से लीगल बॉडी हो गई है, या लीगल एंटिटी हो गई है एंटी डिफेक्शन एक्ट में की वजह से। और ये प्लानिंग कमीशन है वो अभी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अभी वो किसी के एक्ट या लीगल बॉडी नहीं मानते हैं, एक एडवाइजरी बॉडी मानते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज भी एक तरीके से एडवाइजरी बॉडी ही थी कहो, या एक प्राइवेट एंटिटी ही थी, लेकिन एंटी डिफेक्शन बिल की वजह से अभी ये तो पार्ट हो गया है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल जो हमारा ढांचा है
इलेक्शन का हो, पॉलिटिकल पार्टी हो या गवर्नमेंट है, एक तरीके से पार्ट हो गया है। अब इससे तो बचा नहीं जा सकता है। जैसे दुनिया के कई देश है, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज बाकायदा उनके कॉन्स्टिट्यूशन में है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। नेपाल में भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन क्लियर कहता है। तो मेरा तो यही मानना है कि पॉलिटिकल पार्टीज को वापस से लीगल एंटिटी से या से बाहर निकालना चाहिए, और एंटी डिफेक्शन है वो पॉलिटिकल पार्टीज पर लागू ना होके वो एमपी या मेंबर ऑफ जो भी है, लेजिस्लेटिव या पार्लियामेंट या लोकसभा या राज्यसभा, उनके एमपीज पर लागू होता है, सदस्य पर लागू होता है, न कि पॉलिटिकल पार्टी के रूप में। तो ये गलत किया गया था, अमेंडमेंट कहो या इस एक्ट में इस तरीके से पॉलिटिकल पार्टी का नाम इंसर्ट करके बहुत गलती की गई है। और यही गलती का है कि जब से ये कानून आया, एंटी डिफेक्शन एक्ट, और पॉलिटिकल पार्टी को लीगल एंटिटी बनी, तब से लेके हमारी राजनीति में हम यही देख रहे हैं कि राजनीतिक पावर है वो जनता के हाथ में या रिप्रेजेंटेटिव के हाथ के बजाय वो पॉलिटिकल पार्टी के हाथ में जा रही है। और पिछले 10 साल में जिस तरीके से दल बदल हो रहे हैं, उससे तो इंडिकेट यही लग रहा है कि ये बहुत ही बड़ी गलती की गई है हमारे संसद के सदस्यों ने इस एंटी डिफेक्शन बिल को लाके। थैंक यू। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सोहनलाल जी, आपने बड़ी बात कही। और ये एक अजीब बात हुई कि एक पार्टी का उद्गम ऑटोमेटिक ही हो गया। हाँ, डीपी सिंह जी, आप कुछ हैंड रेज कर रहे हैं, कुछ कह दें। फूल कुमार जी भी फ्रांस से जुड़े हैं, स्वागत है फूल कुमार जी आपका। संतोष जी को ले, उसके पहले संतोष जी आप अपना परिचय भी दे दें, तब तक मैं इनको डीपी सिंह जी को सुनूं। हाँ, डीपी सिंह जी, कुछ आप जोड़ रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था, जब हमारा संविधान बना था तो ये मिनिमम डेमोक्रेसी को लेकर बना था, और इसमें अच्छी चीजें और जोड़नी थी। मतलब मीडियम डेमोक्रेसी और मैक्सिमम डेमोक्रेसी की तरफ जाना था। मिनिमम से शुरू हुआ था, अब इन्होंने मिनिमम की भी टांगे तोड़ दी। चढ़ना तो हमें ऊपर था, जहाँ खड़े थे वहां से भी नीचे। जो समय समय पर कुछ चीजें जोड़ ली। आपका नेटवर्क कट रहा है डीपी सिंह जी साहब। डीपी सिंह जी, आपका नेटवर्क कट रहा है। हाँ, चलो मैं हाँ चलो, थैंक यू। आप माइक बंद कर दें डीपी सिंह जी। संतोष जी, आप संक्षिप्त अपना परिचय भी दे दें, ताकि क्योंकि साथी पुराने हैं मेरे, आप न्यू हैं, तो वो भी हो जाएगा। और आपका माइक बंद कर दें डीपी सिंह जी। संतोष जी, आप अपना माइक, मेरी आवाज सुन पा रहे हो तो अपनी बात को रखें। हाँ जी, नमस्कार। आप सब साथियों को मेरा नमस्कार। मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता हूँ, और मैंने गवर्नमेंट सर्विस की है। कस्टम सेंट्रल एक्साइज डिपार्टमेंट से मैं रिटायर हुआ हूँ, और ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ जुड़ा रहा, एम्प्लॉइज ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ ड्यूरिंग माई सर्विस टेन्योर। और उसके बाद जो है मैं सिविल एक्टिविज्म में, सोशल एक्टिविज्म के साथ वाबस्तगी मेरी रही है। हमारे वहाँ कुछ सिविल सोसाइटी इनिशिएटिव्स चल रहे हैं रियासत में, तो उनके साथ मैं वाबस्ता हूँ। ये जो है, दिस इज माय इंट्रोडक्शन टू दिस ऑगस्ट फोरम। तो जो आपने टॉपिक मैंने सुना अभी तक, दो बातें इसमें, एक तो आपने नोटा और एक पॉलिटिकल पार्टीज का जो दो विषय आ गए हैं। जो नोटा की बात है, जो मैंने पढ़ा है वो ये था कि पीयूसीएल ने ये किया था, रिट पिटीशन किया था, क्योंकि जो क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स बहुत सारे आ रहे थे, कोई 17% के करीब उस वक्त जो है जब ये रिट पिटीशन हुआ था। तो हाउ टू डेटर दैट, तो उस पर पीयूसीएल ने कहा था कि लोग इस वजह से पार्टिसिपेशन इलेक्शन में ज़्यादा नहीं हो रही है, क्योंकि जो आधार, जो मेयार जो है कैंडिडेट्स का, वो क्राइम का बढ़ता जा रहा है। तो इससे एक चीज़ होगा, एक नेगेटिव वोटिंग ही होगी, लेकिन ये एक डेटरेंस बनेगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। दिस वाज देयर बेसिक डिमांड बिफोर द ऑनरेबल कोर्ट।
कि ये एक डेटरेंस बनेगा अगर नोटा का यूज लोग का, एक तो इंक्रीज हो जाएगा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन इलेक्शन, क्योंकि उनको एक जो है एक अफर्मेटिव एक्शन होगी, वो सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट भी कर सकते हैं, उससे पॉलिटिकल पार्टी पे प्रेशर बढ़ेगा कि वो क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को कैंडिडेट के जो कैंडिडेट है वो फील्ड नहीं करेंगे, एज ए डेटरेंस से एक्ट करेगा। ये मेजर मतलब मुझे लगता है कि जो उनकी पेटिशन जो थी, और उसके नतीजे में जो है फिर इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को ये हिदायत दी कि भाई ये नोटा का प्रोविजन इनकॉर्पोरेट किया जाए। और नोटा का जैसे सोवालाल जी ने कहा कि वो लीगल सैंक्टिटी नहीं है, अगर कहीं विनिंग कैंडिडेट के पास 10% वोट है और अगर 90% नोटा में जाएंगे तो 10% वाला ही जीतेगा। तो एक इसका एक सोशल प्रेशर ग्रुप मतलब के तौर पर जो है इस ऑप्शन को कोर्ट की डायरेक्शन में मतलब जो है इसको लागू किया गया। नोटा का पहले भी प्रोविजन था इलेक्शन में, बिफोर दिस इंट्रोडक्शन ऑफ ये जो हमारा ईवीएम है, तो मैन्युअली भी अंडर सेक्शन 40 ऑफ इलेक्शन कमीशन 1951 जो है कोई भी इंडिविजुअल अगर ऐसा, उसको फॉर्म ऑब्टेन करना पड़ता था और उसके बाद जो है वो वहीं पे लिख कर देना पड़ता था, कैंडिडेट के बारे में डिटेल्स लिखने पड़ते थे, तो उससे जो वोटर है वो उसको उसकी वो प्राइवेसी नहीं रहती थी। तो वो आपने भी उसके का जिक्र किया कि मतलब नोटा जो है वो पहले भी था, ऐसा मेरा मतलब जो है कहना है कि अब उसको उसमें जो डिस्क्रिपेंसी थी वो ये है कि लोग शायद इसलिए एक्सरसाइज नहीं करते थे, वो एक्सपोज हो जाते थे, तो इस में जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के जरिए उस चीज को ओवरकम किया गया। लेकिन उसके बाद जो जजमेंट आ गई, एक तो जो इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शन लोगों की जो है, दोज जो रिलेक्टेंट वोटर हैं, जो जिनको कैंडिडेट पसंद नहीं है, जिनको लगता है कि ये कैंडिडेट सही नेतृत्व नहीं दे सकते हैं, तो जो बेसिक स्पिरिट इसके पीछे था व्हेन इट वाज आर्ग्यूड इन द कोर्ट, वो कहीं दिख नहीं रहा है, क्योंकि नोटा का जो एक्सरसाइज हम देख रहे हैं, जैसे आपने कहा वो 1.1% और 1.23% जो है वो उससे ज्यादा बड़ा नहीं, और उसके बारे में भी मतलब जो है कि उसके बारे में भी बहुत जो विशेष है कि वो ये कहते हैं कि कुछ लोग जो है जानकारी सही ना होने की वजह से गलती से भी दब जाता है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। तो दूसरी बात जो आपने कही कि वो अब मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज जो है जिन लोगों ने पिटीशन की थी वो सीडीआर का भी उस पर आ गया कि भाई ये जो है एक डेड हॉर्स है, कुछ भी नहीं है। नोटा का जो डिसाइड हम, क्योंकि जो क्रिमिनल क्राइम रेट जो है कैंडिडेट्स का वो 17% से अभी 30% 40% पे आ चुका है, तो इसलिए नोटा का जो पर्पस था टू एक्ट एज ए डेटरेंट अगेंस्ट सच कैंडिडेट्स कि वो पॉलिटिकल पार्टीज में, वो तो हुआ नहीं। और दूसरा जो परसेंटेज ऑफ पोलिंग का उन्होंने कहा था कि लोगों की डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन ज्यादा होगी, तो वो भी नहीं हुआ, क्योंकि जितनी परसेंटेज वोटिंग की पहले होती थी वो उसी आधार पे 70-72% हाईएस्ट तक तो वो उसी हिसाब से चल रहा है, और उसके जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो ये बताते हैं कि ये नोटा की वजह से ये परसेंटेज बढ़ नहीं रही है, क्योंकि नोटा की परसेंटेज ही अदरवाइज नहीं बढ़ रही है। तो इसलिए मुझे लगता है आज की डेट में जो है नोटा का होना या ना होना ये कोई सूदमंद नहीं है इलेक्ट्रेट के लिए, कोई एम्पावर नहीं करता ये इलेक्ट्रेट को। और तीसरी बात यह है कि यहाँ इलेक्शन जो है वोटिंग जो है वो कंपलसरी भी नहीं है तो वॉलंटरी है, तो ये भी एक मींस टटोला गया था। मेरा ये मानना है कि जो हमारी रूलिंग क्लास है उनको जितना लग रहा है कि लोग इस मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से कट रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक गवर्नेंस या पार्टिसिपेशन इलेक्शंस, तो उनको दूसरे तरीके से लुभाने की कोशिश की जा रही है। चलो नोटा ही दबाओ तो वोटिंग में पार्टिसिपेट करो, सो दैट वी से दैट आवर डेमोक्रेसी इज एक्सरसाइजिंग, तो वर्किंग। तो वो मुझे लगता है कि आज की डेट में नोटा जो है इट इज मोस्ट इनइफेक्टिव, और ये इसका कोई डिजायर्ड रिजल्ट इसने दिया नहीं, ना इसने क्राइम रेट में कैंडिडेट में कोई फर्क लाई, और ना इन्होंने वोटिंग परसेंटेज पार्टिसिपेशन में कोई मदद की। तो ये मेरे वोट की वैल्यू क्यों नहीं हो, इस पे क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? मैं भारत का नागरिक, मैंने वोट दिया, चाहे नोटा को दो चाहे क्यों हो, मेरे वोट को गिना नहीं जाना कितना गलत है, उसको साइड में कोने में पटक देना ये कितना गलत मानते हैं अपने? मेरे वोट को नोटा में दिया तो
ये बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस वक्त जो पेटिशनर थे उन्होंने इस चीज पे स्ट्रेस नहीं किया। ये तो मैं वही कह रहा हूँ, एक तो काउंट न करना, काउंट मींस काउंट न करना कि अगर नोटा पे ज्यादा वोट पड़ते हैं तो नेचुरली आइदर द इलेक्शन शुड बी कैंसल्ड, या ये डिमांड भी उस वक्त उठाई थी उन्होंने कि अगर जिनके खिलाफ जो है नोटा ज्यादा हो जाता उनको डिबार करना किया जाना चाहिए इलेक्शन से। हाँ, डिबार, बस मैं ये भी सवाल खड़ा कर रहा था। डिबार के मामले में ये कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन तो लग ही सकते हैं, तो डिबार क्यों नहीं करने के अंदर अभी जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो बात आई है वो 3 सवालों पे आई है कि भाई वैल्यू भी हो, डिबार भी हो। तो ये डिबार वाले मामले में हम क्या सोचते हैं कि क्या इनको डिबार कर दिया जाए, क्या फंडामेंटल राइट इनके ब्रीच होंगे? भाई इनको कहीं और कॉन्स्टिट्यूंसी में भेजने की बात भी आई थी, लेकिन नहीं, इन्होंने अपना एक्सरसाइज कर लिया एक बार पावर, जो भी इनको फंडामेंटल राइट था चुनाव लड़ने का लड़ लिया, लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा दी, 5 साल तक आप बैठ जाओ। इसमें हम क्या सोचते हैं, क्या रेस्ट्रिक्शन हो जाना चाहिए? भाई हमें कई बात कहनी पड़े सिविल एक्टिविस्ट के नाते, यदि इस बात को टॉपिक को कहीं उठाना पड़े तो हम इस पे क्या कहें कि नहीं डिबार हो जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है जिस तरीके से देखिए ना, जिस तरीके से जो पॉलिटिकल मॉरलिटी इरोड हो रही है बाय एंट्री ऑफ क्राइम एंड मनी पावर इनटू इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, उस हिसाब से मुझे लगता है या तो ये सिस्टम ही बैठ जाएगा तो या इनको डिबार करना ही पड़ेगा। एक टाइम विल कम कि ये या तो लोग ही उखाड़ फेंक देंगे अगर इनकी परसेंटेज और बढ़ जाती है। कोई नहीं, लोगों के पास तो संतोष रिकोर्स टू सम अदर एक्शंस देन, जैसे अभी हम देखा कि श्रीलंका में प्रेसिडेंट को भागना पड़ा जब लोग फिर सड़कों पे निकले, फिर तो ये सिचुएशन जो बॉइल डाउन होगी ये उसी डायरेक्शन में जा रहा है सिलसिला सारा। तो पाकिस्तान में भी यही बात हुआ, वहां भी वो निर्दलियों की संख्या ज्यादा हुई, पाकिस्तान की भी यही कहानी रही। तो अब हम लोग मतलब पार्टियों के हाथ में पूरा लोकतंत्र की चाबी देके हम भारत के लोग का जो कंसेप्ट था वो साइड में हो गया, हम भारत की पार्टियां, ये कंसेप्ट आ गया, हम भारत के लोग की जगह पार्टी आ गई। अब पार्टियों की कोई संविधान में व्यवस्था नहीं थी लेकिन डाल दी। मेरी हनुमान जी, मेरी ओपिनियन जो है, मैं ये समझता हूँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पे जो है इलेक्शन कैंडिडेट को वोट नहीं पड़नी चाहिए, जो प्रोग्राम है पार्टियों का उसको वोट मिलना चाहिए। वो पार्टी का फिर प्रेरोगेटिव है किस किस को वो भेजते हैं अंदर काम करने के लिए, चाहे वो एक्सपर्ट्स लाए या पॉलिटिकल लीडर्स लाए पार्लियामेंट में। परसेंटेज वोटिंग होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, उससे बड़ी हद तक मैं समझता हूँ कि ये एक तो एजेंडा पे इलेक्शन फोकस करेगा, और दूसरी बात ये है कि लोगों को भी पता चलेगा कि हम वोट किसको दे रहे हैं। परफॉर्मेंस गवर्नमेंट की भी जो है वो भी दैट विल टेकन इनटू अकाउंट बाय पीपल देयर। अभी जो इमोटिव इश्यूज बन रहे हैं वो इसी वजह से बन रहे हैं क्योंकि पार्टीज के पॉलिटिकल एजेंडाज पे वोटिंग नहीं हो रही है। तो मुझे लगता है, धन्यवाद। मैं फिर आऊंगा संतोष जी आपके पास में। फैक्ट ये है कि एजेंडा तो 0 पे चला गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। वीरेश जी, आप भी वकीलों की पूरी तामझाम खड़ा कर रहे हो और ये लीगल फ्रेमवर्क भी नहीं है इसका, और नोटा जो है वो इस तरीके से मेरे वोट की वैल्यू क्यों नहीं हो भारत के नागरिक के नाते, मेरा वोट रद्दी की टोकरी में डाल के फिर किसी कैंडिडेट को जिता दिया जाए। और सूरत में तो ये स्थिति है कि भाई बिल्कुल नोटा को अप्लाई नहीं किया गया। तो इन सब बातों पे क्या अपनी टिप्पणी देना चाहेंगे? वीरेश जी, सुन रहे हैं आप मुझे? व्यस्त लगेगा। हाँ, मुझे यही लगा। चलो अरविंद जी, आपने माइक खोल ही दिया, तो अब आप बताइए कि मेरे जो सवाल है उन सभा में, जैसे राज्यसभा में नोटा नहीं है, ये भी अपनी जानकारी की बात है कि राज्यसभा के चुनावों के अंदर नोटा का प्रोविजन नहीं है। ये भी एक अजीब बात है। कोई नोटा हो तो सब जगह हो, राज्यसभा में कैंडिडेट में भी। अब ये जैसे छीना झपटी हुई है, इधर 2 वोट छीन के ले गए, 2 इधर ले गए, लोग नोटा में डाल देते। तो राज्यसभा के चुनावों के अंदर नोटा का प्रोविजन नहीं है।
तो और बिल्कुल अब ये स्थिति हो गई कि मेरे वोट की कोई वैल्यू नहीं, मैंने नोटा में दिया या कहीं भी दिया हो। और यदि नोटा की सब जात ये शंका थी कि नोटा की बहुत सारी सीटें जीत जाए तो गवर्नमेंट कैसे बनेगी, तो बात आई कि भाई 6 महीने तक खाली रहती है, ये गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी या केयर टेकर गवर्नमेंट अपना कुछ काम करेगी। इसके अंदर तो अरविंद जी अपनी टिप्पणी भी दे दो, फिर कोई और साथी को लेते हैं। हाँ, वैसे सुवालाल जी, तो देखो इसका जो कानूनी पक्ष है वो रख ही दिया था कि भाई ये कानून में कोई वैध नहीं है, तो इसकी लड़ाई यदि जैसे कोई भी चीज होती है वो अपना स्वरूप बनाते समय समय लगता है। इन चुनावों में ये सुप्रीम कोर्ट में बात गई है, तो हो सकता है हम आशा करें कि कोई नोटा की वैल्यू बने, और नहीं बने तो अपन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो अपने इस मुद्दे को उठाते रहें, तो कभी न कभी हम आशा करते हैं कि ये भी अपना मुद्दा बनेगा। पर असल में ये जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो सुप्रीम कोर्ट वाले हैं, कॉरपोरेट है, इनका क्या नेक्सस है कि भाई जनता एक्चुअल में कुछ नहीं कर सके। अब अपन लोकतंत्र में वोट देने में भाग तो ले रहे हैं, पर अपना आदमी अपन जिसको चुनते हैं वो भाग जाता है दूसरी पार्टी के अंदर, वो नहीं भागता तो वो पार्टी भाग जाती है छोड़ करके दूसरी पार्टी के अंदर, पूरी पार्टी चली जाती है। तो हम तो ठगे हुए से हैं किसी भी तरह से। और इस समय जो चीज न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो चल रहा है उसमें तो ये जनता को पंगु करना चाहते हैं। तो लोकतंत्र तो ज्यादा समय के लिए तो मुझे नहीं लगता रहेगा। अब आने वाले समय के अंदर जो चीज चल रही है, डिजिटल सारी चीजें कर रहे हैं, आदमी को पूर्ण रूप से गुलाम या आज नहीं तो कल बनाएंगे। हो सकता है हम हमारी पीढ़ी लड़ रहे हैं तो ये थोड़ा स्लो हो जाए, तो हम हमारी पीढ़ी ये नहीं देख पाए, पर आने वाली पीढ़ी ये चीज बिल्कुल देखेगी। ये नहीं रहेगा का कॉर्पोरेट का पूर्णतः राज आएगा ही आएगा। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण है, जैसे 1917 की रूस की क्रांति आई थी, थोड़ा सा इस चीज से हट करके ही है सारी चीज मेरी, मैं बोल रहा हूँ वो कि रूस की क्रांति थी, वो बहुत हो अल्लाह हुआ साहब, ये देखो मजदूरों का ये है वो है। शायद लोगों को ये पता नहीं है कि उस क्रांति के पीछे रूस में हमारा जैसा ग्रामीण सभ्यता थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। वहां उन लोगों को जबरदस्ती खत्म करा गया, गाँवों को उनके पशुधन थे उनका कत्ल करा गया और गांव वहां उजाड़ दिए गए। और आज वहां खेती के ये हालात हैं कि अपने इंडिया से भी अगर कोई आदमी जाता है रशिया में तो वो उसको सारी मशीनरी देते हैं कि आ भैया तो खेती कर। तो यहाँ भी ये लोग लगे हुए हैं इस चीज के अंदर। आपको याद हो तो जवाहरलाल नेहरू ने एक बार जमीनों के लिए करा था, तो उस समय तो साहब चौधरी चरण सिंह डंडा लेके खड़ा हो गया था सामने, तो वो लोग डर गए, वापस पीछे चले गए। तो ये किसी न किसी रूप में आ रहे हैं। वही कोऑपरेटिव सोसाइटी का नाम उस समय लिया था, अब ये मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के नाम से बिल लेकर के आई गई हैं। तो हमारे पास में तो देखो ये पावर ज्यादा नहीं छोड़ेंगे, पर ये है कि हम जब तक हम जिंदा हैं, हमारा जिंदा रहने का सबूत देते रहे हम लोग, और तो हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। सवाल एक सवाल जी और मेरे दिमाग में आया है, उसको मैं आपके बीच में, फिर संतोष जी के बीच में, दोनों के बीच में काउंटर करूंगा, फिर रामनारायण जी के पास जाने के पहले सवाल मेरे पास में आया है कि कौन सा ऐसा रास्ता हो, नोटा हो या अमेरिकी पैटर्न हो या जनप्रतिनिधि हम भेजें, यानी कैंडिडेट के अंदर जनता का कैसे महत्व बढ़े, जन भागीदारी जनता की कैंडिडेट चुनने में कैसे हो, कोई ऐसा कर सकते हो, कोई ऐसा प्रयास। हमने 1-2 जगह किया था, मैं संक्षेप में 2 मिनट लेऊंगा। मेरी पोस्टिंग गंगानगर थी, पीडब्ल्यूडी इंजीनियर था मैं, वहां हम गए तो हम साथियों के साथ, एक्टिविस्ट के साथ, एनएससीपीएम ग्रुप है जो कश्मीर में भी, आपको संतोष जी पता होगा, तो शराब साहब के साथ हम अटैच थे। तो हमने एक जनता का प्रतिनिधि चुना है, तो वो नगर पालिका का वाइस चेयरमैन था, उसको चुना हमने कि भाई चलो हम 17 सरपंच मिले और ये सारा हुआ, मीटिंग करे, ये तगड़ा करके सारे 17-20 गांवों के लोग इकट्ठे हुए। अब ये कैंडिडेट चुना कि ये जनता का कैंडिडेट है, अब जो पार्टियां लाए तो लाए, हमारा कैंडिडेट, हम प्रचार करेंगे। हर एक ने कहा कि हम अपनी एक गाड़ी भी देंगे और सब चलेंगे। चलो कैंडिडेट फाइनल हो गया। फाइनल होने के बाद में ये हुआ, राइट टू रिकॉल का भी हमारा कंसेप्ट था, तो राइट टू रिकॉल के मामले में भी हमने कहा भाई चलो राइट टू रिकॉल तेरे को माननी होगी। उसने कहा ठीक है मान लूंगा मैं। दूसरे दिन तीसरे दिन फार्म भरे जा रहे थे, तो वो हमने जिस एमएलए को जनप्रतिनिधि बनाया वो बीजेपी वाले फार्म भराने वाले के साथ चल रहा था। ओरिजिनली वो बीजेपी से था, नाराज होकर आया था। तो 17 सरपंच और वो थे, वो आपस में पूछा इन्होंने कि यार ये तो वो फार्म भराने गया था बीजेपी वाले का। ये केस आपके यहाँ सूरत में भी हुआ, ये केस आपके इंदौर में भी हुआ, और उधर भी वो जो उड़ीसा वाला है वहां भी हुआ,
अरुणाचल का भी हुआ। तो ये जो जनता बीच में टांग अड़ाए कि भाई हमारा कैंडिडेट चुने, वहां भी फ्लॉप। जनता नोटा दबाए तो फ्लॉप। जनता को कोई ऐसी सिस्टम या ऐसे नंबर देने का, जैसे कोई मार्किंग का सिस्टम हो ना, कि भाई ये योजना है, इसमें जनता कुछ वोट दे, तो वोट देते 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 ऐसे कोई काउंटिंग का कोई कंसेप्ट आए, कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है। कोई एट ए टाइम 5 साल में जो जो झंडा लेके आ गया, बीजेपी का तो कांग्रेस का या किसी का, आपने अपने हिसाब से अपना वोट दे दिया, गवर्नमेंट बन गई। और वो टोटल कानून, मैंने 329 कानूनों की मेरी सीरीज चल रही है, अभी ट्विटर पे भी मैं डाल रहा हूँ इस पे। टोटल कानून कल डैम के ऊपर है, तो टोटल के टोटल कानून प्रो कॉर्पोरेट है। अब हम किसको चुने किसको नहीं चुने, ये बड़ा सवाल है। तो शिवलाल जी, पब्लिक का कोई ऐसा कोई लगता हो आपके दिमाग में, कोई बात होगी यार, पब्लिक ऐसे इंटरवेन करे? वीरेश जी, आप माइक बंद कर ले प्लीज। आप पहले आप कहीं बिजी हो गए थे, वापिस मैं लेता हूँ आपको बात में। हाँ शिवलाल जी। हाँ, देखिए, लोकतंत्र क्या है कि ये कोई एक ऑप्शन का एक नाम नहीं है। लोकतंत्र अपने आप में एक मल्टी ऑप्शन होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब ये पावर्स, जो लोकतंत्र में जो पावर होती है, वो अगर जनता के हाथ में है, वोटर्स के हाथ में, तब ये मल्टी ऑप्शन आराम से काम में ले सकते हैं। लेकिन जब ये पावर है वो वोटर्स की बजाय पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में चली जाती है, तब फिर लोकतंत्र में ऑप्शन भी खत्म हो जाता है। आज हम इसी स्थिति में पहुंच गए कि लोकतंत्र में, भारतीय लोकतंत्र में, जब पावर जनता के हाथ में थी तो जनता के पास ऑप्शन थे। फिर पावर है वो जनप्रतिनिधियों के हाथ में चली गई तो थोड़ा ऑप्शन था। लेकिन अब पूरी पावर ही पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में है, तो अब तो ऑप्शन ही नहीं बचे हैं। तो अब हम करें तो क्या करें कि इस लोकतंत्र में ऑप्शन हमारे पास होना चाहिए। सवाल ये है कि पॉलिटिकल पार्टी से पावर को वापस से लिया जाएगा, तभी ऑप्शन भी आएंगे अपने आप। तो जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज का कंट्रोल है इस पावर में, या है पावर पर कंट्रोल, तब तक हमारे पास ऑप्शन नहीं है। हम, और दूसरा ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज में जो पावर जिस तरीके से सेंट्रलाइज हो गई है उनके हाथों में, उसी हिसाब से पार्लियामेंट की पावर भी पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में ही हो गई है। तो कोई हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि भाई कोई पब्लिक के फेवर में या ऑप्शन, डेमोक्रेसी में कुछ ऑप्शन को लागू करने के लिए कानून बनाएगी पार्लियामेंट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में पावर चली गई तो संसद भी कानून नहीं बना पा रही है। अब हमारे पास उम्मीद सिर्फ इतना ही है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती है, ये कुछ हद तक पार्लियामेंट और जुडिशरी से और एग्जीक्यूटिव से इंडिपेंडेंट होती है। हम ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, जो इलेक्शन कमीशन है, वो एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ये जरूर ऑप्शन को लागू कर सकती है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी है, वो भी एक तरीके से जो गवर्नमेंट होती है उसके कंट्रोल में चली जा रही है। तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है वो कैसे काम करेगी? ये तो इंडिपेंडेंट काम ही नहीं कर रही है। तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन है इस डेमोक्रेसी में कि हमारे वोट का वैल्यू बने, हमारे ऑप्शन हमें मिले, तभी तो सच्चा लोकतंत्र। अब ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हमें दे सकती है। बाकी हम ना तो पॉलिटिकल पार्टीज से उम्मीद कर सकते हैं, ना पार्लियामेंट से उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि पावर तो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथों में है। थैंक यू। चलो संतोष जी, अब मैं, जैसा इन्होंने एक सवाल उठाया, उस सवाल में एक और कर रहा हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज में भी एक या दो आदमियों के हाथ में चाबी चली गई, ये और नया काम हो गया। पार्टी में मान लो डिस्ट्रिक्ट लेवल के पदाधिकारी हैं, नीचे हो तो भी कुछ माने, थोड़ा माने कि चलो भाई ये लोग तो हैं जिनके पास जनता जाके कह दे। अब मुख्यमंत्री बनेगा, वो ऊपर से आएगा, आला कमान शब्द एक पॉलिटिकल पार्टी में नया एंटर हुआ।
और उस आला कमान शब्द ने ऐसा गड़बड़ जाला कर दिया कि पहला तो पावर जनता का पॉलिटिकल पार्टी में सेंट्रलाइज हुआ, सेंट्रलाइज होते ही पॉलिटिकल पार्टी में एक आला कमान नाम की चिड़िया बनी और उसके हाथ में चाबी चली गई। अब आला कमान जो है उसको कौन ढूंढे, कौन सी डेमोक्रेसी की परिकल्पना हम लेके चलें, क्या एक सिस्टम है जिसके अंदर कोई ऐसी चिराग, ऐसा कोई दीपक आपके नजर में होगा साहब क्या करना चाहिए? आंदोलन वगैरह तो ये तो बड़े फ्लॉप गेम हो गए, किसानों से बड़ा आंदोलन हम नहीं कर सकते, इतना है नहीं एक्टिविस्ट के पास में। लेकिन कहीं भी डेमोक्रेसी का, जैसे ग्राम सभाओं के अंदर भी मैं बहुत काम का माथाफोड़ी कर चुके हैं हम लोग, लेकिन कोई ऐसा रिजल्ट नहीं आ पा रहा, पब्लिक माइंडसेट से ही कुछ अलग तरीके से है। तो संतोष जी, पॉलिटिकल पार्टी, आला कमान और जनता, तीनों के बीच में कोई इंटरलिंक सिस्टम हो, या जनता जाए तो जाए, जो भी होगा देखा जाएगा, इसमें अपनी टिप्पणी रखें। फिर मैं फूल कुमार जी जुड़े हुए हैं, उनका टाइम भी कम रहता है फ्रांस से, तो मैं उनको ले लेता हूँ। संतोष। हाँ, नहीं देखिए, अब वी कैन नॉट विश अवे द पॉलिटिकल पार्टीज जो हमारी रियलिटी सामने है, वो आज का हमारा जो मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म गवर्नेंस का, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब पॉलिटिकल पार्टीज के होते हुए, एक तो जो बात आपने कही कि विद इन पॉलिटिकल पार्टी जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो वो डेमोक्रेसी ग्रास रूट लेवल से कहीं दिख नहीं रही है। वो तो पॉलिटिकल पार्टीज में पहले दिखनी चाहिए, वो डेमोक्रेसी इन मैनेजिंग दैट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, वो अवेलेबल नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में। यहाँ मतलब जो है, ये जो हमारी मौजूदा कांग्रेस पार्टी है, उनका तो वो इलेक्शन ही ऑर्गेनाइजेशन का नहीं कर रहे, दुनिया पीछे पड़ गई, बहुत सारे लोग भाग भी गए तंजीम को छोड़ करके। तो अब जब गवर्नेंस की बात करें तो वो रिफ्लेक्ट होता है वहां पर, जो पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर का स्ट्रक्चर है, वही जब वो पावर में आते हैं वहां पर भी वो अथॉरिटेरियन सिस्टम जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये आपकी बात सही है। अब वो तो वर्चुअली अब हम देख ही रहे हैं आज कि हम वर्चुअल डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ चुके हैं। अगर हम कहें कि एक जो है आज की डेट में है ही डिक्टेटरशिप में, तो मुझे लगता है वो भी गलत नहीं होगा कहना। तो मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस तरीके से हमने कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर इधर चुन लेते, वो उधर भाग जाते हैं, एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा, बाकी चीजें, वो कामयाब नहीं हुआ। और एक इन्होंने अपने लिए एक फील्ड बनाया हुआ, जो रूलिंग रिजीम्स है या रूलिंग क्लास, उसको किसी तरीके से भी आप देखें कि वो पावर में रहने के लिए जो है वो रास्ते निकालते हैं, और उनके पास आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क कोई ऐसा नहीं है जो उनको किसी पार्टी के बीच में खड़ा रखे हुए है। देयर इज नो आइडियोलॉजी एट प्रेजेंट जो मैं दिख रहा हूँ कि कांग्रेस के तंजीम से मैंडेट मिलता है, वो बीजेपी जाकर सरकार बना लेता है। तो अब मैं समझता हूँ करप्शन, क्राइम और ये जो कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग इन पॉलिटिक्स, ये बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो डोमिनेट कर रहे हैं इस वक्त हमारी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को। तो मेरा ये मानना है कि एट द टाइम, जैसे आपने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता लोगों से ही तो डिमांड आई है राइट टू रिकॉल की बात। वो राइट टू रिकॉल तभी हमने कहा कि हम जब हमें नोटा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम इतना तो मिले, हम परफॉर्मेंस अगर कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं करता है तो वी शुड हैव द राइट टू रिकॉल हिम बैक। तो वो डिमांड एक्नॉलेज करना बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है इस सूरत हाल में। तो मुझे लगता है बहुत पहले से, शायद इंदिरा गांधी के टाइम से, जब वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डिबेट भी चला था, वो अथॉरिटेरियनिज्म की ओर ले जाएगा और कहाँ ले जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसको दोबारा रिस्ट्रक्चर करना और अपने फाउंडेशन पे डेमोक्रेसी को खड़ा करना है, तो ये कैंडिडेटों वाला इलेक्शन किसी तरीके से इससे छुटकारा मिलना चाहिए। ये जो मनी पावर के बेस पे बंदे आते हैं, वो अपना बिजनेस चलाते हैं, वो बंद हो जाए। अगर पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंडा पे इलेक्शन होना चाहिए, देयर शुड बी नो कैंडिडेट, पार्टीज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मिले। इट शुड बी एंश्योर्ड दैट जिसको जितने % वोट मिलेंगे, बाद में वो कैंडिडेट कैसे भी देंगे। तो मुझे लगता है, आई पर्सनली फील दैट दिस इंडियन डेमोक्रेसी विल हैव टू स्विच ओवर टू द फेनोमेना ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इन नियर फ्यूचर। कब होगा लेकिन संतोष जी, मैं दो बातें जोड़ना चाहूंगा आपके इस बात के अंदर। एक तो संशोधन करना चाहूंगा और एक जोड़ना चाहूंगा। आपने जब पावर की कहा ना कि पैसे का है, वो बिना पैसों के तो उड़ीसा वाली छोड़ के चली गई, कांग्रेस का टिकट फेंक के चली गई, मुझे खर्चा नहीं दे रहे, इसलिए अभी आज इनको दूसरा कैंडिडेट घोषित करना पड़ा। तो मतलब स्थिति ये, एक चुनाव इस इक्वल लेवल फील्ड नहीं है चुनाव लड़ने का। जनता का माइंडसेट ऐसा हो गया है कि
कितना उन्होंने वो फूलों से बरसात हो रही है, वो हो रहा है, ये रोके कौन? पब्लिक रोकना ही नहीं चाह रही, पब्लिक तो खुद फूल बरसाने के अंदर टिकी हुई है, वोट देने के अंदर टिकी हुई है, इस तरीके की बात है। दूसरा मैं बता दूं कि कांग्रेस का आपने बताई ना कि अध्यक्ष का चुनाव तो हुआ है, बीजेपी का राजनाथ सिंह के बाद में पहला मॉडल है जो इस नड्डा को तीसरी टर्म वापस बढ़ाई गई है इसकी। ये अभी बढ़ाई गई है, मतलब 2-2 साल का इनका होता था ना, अब ये तीसरी बार ये टर्म बढ़ा दी गई है। ये किसी को पूछा नहीं गया। बीजेपी गवर्नमेंट की अंदर की जो भी इंटरनल डेमोक्रेसी का कंसेप्ट है उसके अंदर नड्डा साहब लगातार अध्यक्ष बने हुए हैं। हर बार वो दो बैठते हैं, अमित शाह और ये दोनों, और ये बढ़ाते जा रहे हैं। इनमें तो वो ठीक है, एक वो सोनिया और इनका एक वो परिवारवाद और वो एक झंडा ही है, लेकिन फिर भी अब की बार खड़गे को डाला है, बीच में भी थोड़े बहुत आए थे। और एक बेश में सुन रहा था, उसके अंदर एक बात ऊपर करके आई थी कि पार्टी के अंदर एक तो फंड और एक अध्यक्ष, यानी कैशियर और अध्यक्ष, दो चीजें ऐसी होती है जो बड़े कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। जैसे मोतीलाल बोरा था कांग्रेस के पास में, तो वो कॉन्फिडेंशियल इसलिए होना चाहिए कि ये कुछ ऐसे लोग हैं जो जाते ही इसलिए पैसे कबाड़ लें, इधर कर दे, हेरा फेरी करने, इधर का काम कर दे, पावर और पैसे के लिए ही भागने वाली दुनिया। सेवा के माइंडसेट से लोग पार्टियों के जुड़े हुए नहीं है। वो इसलिए नहीं जुड़े हुए हैं कि नीचे से जो भी नेटवर्क है उसको वो लिफ्ट ही नहीं मारते, आला कमान है। तो बिल्कुल ऐसा ढांचा खड़ा हो गया कि आला कमान सर्वोपरि हो गया। अब उस आला कमान के पास पावर चला गया तो वो क्यों छोड़े उसको? नीचे से आए तो हो जाए, लेकिन ऐसा उनका है नहीं। दिखा हुआ तो इनके संविधान में ऐसी व्यवस्था है, लेकिन ऐसा नहीं है। फूल कुमार जी, आप, हमने जो भी बातें आपने सुनी, नोटा से हम चले थे, नोटा के अंदर हमने ये बात लिखी थी कि भाई मैंने नोटा को वोट दिया तो मेरे नोट की वैल्यू क्यों नहीं हुई? ये सुप्रीम कोर्ट में भी बात गई है। मेरा वोट का वैल्यू आपने इधर नोटा को फेंक दिया और दूसरे कैंडिडेट को कर दिया, और इवन सूरत में तो नोटा को एप्लीकेबल ही नहीं रखा और उसको डायरेक्ट ही दे दिया कि भाई क्या मतलब नोटा कितने लोग देंगे नहीं देंगे, जब फेंकना ही है रद्दी की टोकरी में तो हमने फेंक दिया पहले ही, बस उसको ही है एक ही आदमी, इसलिए उसको घोषित कर दिया। इन्होंने कहा नहीं, नोटा यदि टॉप में होता तो, क्योंकि कई देशों के मैंने उदाहरण भी दिए, पोलैंड का है, रशिया का है, सर्बिया में नोटा पार्टी बना दी थी, इंडोनेशिया के अंदर री इलेक्शन हुए थे, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और राज्य ऐसे हैं जहां री इलेक्शन भी कराए हैं। तो इस तरह से इस नोटा को बहुत ही अपने तरीके से हुआ। और राम मंदिर जो बना था उसमें रामलला को मेंबर वो बनाया था, एक पार्टी बनी थी। सुप्रीम कोर्ट का जो रूलिंग आया था उसके अंदर रामलला वाज ए पार्टी, और रामलला के फेवर में फैसला हुआ। रामलला को यहाँ स्थापित करना है, कहाँ करना है, ये फेवर में हुआ। रामलला बिल्कुल नोटा की तरह बिल्कुल ऐसा ही था, लेकिन वहां सुप्रीम कोर्ट ने रामलला को सुना है। 3 पार्टियां हुई है इधर, दो रामलला वाज ए पार्टी ऑन दैट। तो ये जो है कंपनियों के अंदर भी कंपनी एंटिटी होती है। ये सारे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बड़े भटके हैं। सारे सवाल हमारे सामने खड़े हैं, इसको हम इनके उत्तर ढूंढने के लिए बैठे थे। संडे मीटिंग में यही, इससे पहले हम थोड़ा देखना है, शिव खेड़ा ने जो डाला है उसको मैंने पढ़ा और पीयूसीएल का भी थोड़ा ज्ञान किया। पीयूसीएल के लोग तो सिर्फ इस बात के लिए गए थे कि ये जो जैसा भी संतोष जी ने बताया कि भाई ये क्रिमिनल आते हैं, और धन बल और बाहुबल के अंदर था, तो धन बल का भी इन्होंने वो कंपल्सरी है कि आप अपनी प्रॉपर्टी बताओगे और आपके ऊपर केस कितने हैं, ये दोनों नहीं बताए तो फार्म रिजेक्ट हो जाएगा। ये 2013 का फैसला था। अब नया फैसला इस आया है यहाँ से सूरत वाले से। तो फूल कुमार जी, ओवर टू यू। सर वैसे तो नमस्कार आप सभी को पहले तो, लेकिन ये टॉपिक जो है मेरे तो खैर एक्सपर्टीज का नहीं है, लेकिन हाँ कुछ बढ़िया जानकारी आप लोगों से जानने को मिली कि जैसे संतोष सर ने बताया कि नोटा की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, चाहे 90% तक कोई नोटा पे डाल दे किसी सीट पे तो भी 10% के बेस पे इलेक्ट होएगा बंदा। तो फिर समझ में बात अगर यहाँ पे समझने की बात है तो ये है कि फिर नोटा है किस लिए, खाम खा हुआ है, तो इसका मतलब होना ना होना बराबर ही हुआ। तो दूसरा ये है कि मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा सा ना इन सारी चीज़ों के प्रो होके वहाँ जाता है जहाँ से साइकोलॉजिकल माइंडसेट बनने स्टार्ट करवाए जाते हैं लोगों के।
एक बार ना प्लासी का युद्ध था शायद, जब अंग्रेज इंडिया पे अपना शासन ला ही रहे थे, और प्लासी के युद्ध में वो जो भी नवाब था उसको हरा के वो कलकत्ता में परेड निकाल रहे थे अपनी, मार्च पास्ट, विक्ट्री मार्च पास्ट। किसी, मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन किसी ने लिखा, किसी ब्रिटिशर ने, कि वहां पे जो लोग हैं वो हमारे ऊपर पत्थर फेंकने या हमारा विरोध करने की बजाय हमारे मार्च पास्ट का, हमारे उसको देख के तालियां बजा रहे थे। तो ये जो माइंडसेट उस वक्त था लोगों का, वो आज जो ये हिंदू मुस्लिम करके या धर्म के अंदर भी जो चीजें और टिपिकल बना दी गई हैं, इस जाति बनाम उस जाति, फलाना बनाम फलाना, और फिर उसके ऊपर जो सारा ये टिपिकल सिस्टम है, ये ब्रेन वॉश जो है ना, मतलब मानसिक अपंग, कि आप नंब स्टेट में चले जाओ, माइंड से इनकेपेबल हो जाओ, कि आप अंदर से चाहते तो हो लेकिन आपकी माइंड की कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है ज्वाइंट होके और फोर्स बन के उन चीजों को रिवोल्ट करने की। एक्सेप्ट की एक दो एग्जांपल अगर देश में छोड़ दिया जाए, जैसे किसान आंदोलन वगैरह का है, तो ये आगे खतरनाक मामला है। मतलब कहने का ये है कि शायद अगर आई डोंट नो, डिक्टेटरशिप वर्चुअली, संतोष सर ने भी कहा है कि आ ही गई है, और अगर थर्ड टर्म में ये आते हैं तो फिर वो मेरे ख्याल से फिर वो कोई फ्रेंच रिवॉल्यूशन टाइप का ही सिस्टम बेशक हमारे देश को इन चीजों से निकाल ले, वरना तो नहीं लगता कुछ कि ज्यादा इसमें स्कोप है। हम डिस्कस कर सकते हैं, अब डिस्कस भी क्या करें, जब एक बात देखो ना, सूरत हो, इंदौर हो, अभी एक नया सुना है उधर उड़ीसा में भी एक ऐसा ही केस हुआ है, चंडीगढ़ इससे पहले हुआ, मतलब हो क्या रहा है ये। और ये तो वो बात है कि ये वो शहर हैं जिनको हम ये बोलते हैं कि भाई सूरत व्यापारियों का शहर है, इंदौर सबसे फॉरवर्ड, इतना फॉरवर्ड कि इंडिया का सबसे क्लीन सिटी बोलते हैं इसको, और चंडीगढ़ जैसा तो मॉडर्न शहर कोई हो ही नहीं सकता। अगर वहां पे बैठे जो पढ़े लिखे मॉडर्न सो कॉल्ड इलीट क्लास के लोग जो बैठे हैं वहां पे, वो तक साइलेंट है, तो आप गांव वालों से, बेचारों से, गरीबों से क्या उम्मीद करते हो इन चीजों पे। तो यही है मेरा तो इनटेक इसके ऊपर। थैंक यू। लेकिन फूल कुमार जी, जनसंख्या गांवों में बसती है, गांव सबसे ज्यादा इफेक्टेड है। वो लोग तो सिर्फ इस बात के लिए जिंदा हैं कि हमें किसी भी तरीके से फाइनेंशियली कहीं न कहीं तिकड़म हो जाए। जो इलिट क्लास शब्द है ना, वो सिर्फ फाइनेंस अटैचमेंट का शब्द है। गांव अपने आप में बहुत निराला। मैं इसका जंगल में यहाँ रहता हूँ, ट्यूबवेल लेके रहता हूँ, चारों ओर जानवर, रोजड़े, खेती बाड़ी, ये सारा कुछ मैं देखता हूँ। और मैं इन क्लास के बीच में अपने चिंतन को जब लॉन्च करता हूँ तो मुझे यूं लगता है कि ये काम ही एक्चुअली अपना ही रह गया है। इनके काम की जरूरत ही नहीं है। ये तो हर गली को नाप के बैठे हैं, हर गली इनके साइड में है। कोई भी डेमोक्रेसी आए, कोई नहीं आए, डिक्टेटरशिप आए, इनका काम तो बिल्कुल फिट है। अब काम किसका फिट नहीं है? वो गांव में बैठे हैं लोग, और वो फिट नहीं है। वो लोग एक बार जाके धक्का खा के आ चुके हैं, किसानों का वो जो है वो अपने देख लिया। अब ट्रेंड भी वही है कि उन लोगों को फिर भी कोई चांस नहीं मिल रहा है। तो डिक्टेटरशिप की भी हमें गम नहीं है। एक पॉइंट और ऐड कर दूं, ये लाइव तो नहीं है ना ये प्रोग्राम, या रिकॉर्ड में तो नहीं जाएगा? रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड हो गई है। हाँ, तो ये निकलवा देना, ये पोर्शन निकलवा देना। मेरी बात हुई थी एक दिल्ली में सीनियर जर्नलिस्ट से, उसने ये बताया कि अब की बार जो लोकसभा में है वो कुछ गेम इस तरीके का होना है कि जो एक तो बैलेट पेपर की वोट है, जो पोस्टल वोट आती हैं, और एक जो सीनियर सिटीजन्स की हेल्प के नाम पे घर घर जाके वोट, कहीं कहीं पता नहीं हर जगह है कि नहीं, ये जो ली जा रही है, ये सारा का सारा गेम जो है पहले बुक कर लिया गया है एडवांस में, और इसका यूज किया जाएगा उन सीटों पे इनको मैनिपुलेट करने के लिए। बिसाइड ईवीएम में तो जो भी लोग बोलते रहते, मतलब फूल कुमार जी, ये सब चोर मचेरे भाई है। एक मिनट, बस कंप्लीट कर रहा हूँ। वो ये हो रहा है कि जहां पे 1 लाख से के मार्जिन पे बात अटकेगी ना सीटों पे, वहां ये ट्राई करेंगे कि उसको मशीनरी का मिसयूज करके अपने फेवर में मैनिपुलेशन इस लेवल तक की जाएगी कि 50,000 से 1 लाख की मैनिपुलेशन के तो इन्होंने सिस्टम बना लिए हैं, बना के बैठे हैं, तभी ये कह रहे हैं 400 पार। तो ये होने वाला है। नहीं, जनता भी उसका हमें नहीं, फूल कुमार जी, हमें इस बात का गम नहीं है, क्योंकि गांव का आदमी, गरीब आदमी शासन का हिस्सा नहीं बन सकता। वो शांति से जी ले,
उसको कोई लंबे चौड़े उसके अधिकार या राइट नहीं है। नहीं, ये तो फिर वो ठीक है कि हमारे अंदर है वो एक अफेक्शन है, बट उस अफेक्शन से बनता तो कुछ नहीं है ना। नहीं वो सब ठीक है, लेकिन ये है कि ये तो सब एक के एक है ना, इधर वाला इधर जा रहा, इधर वाला इधर आ रहा, तो इसमें तो हम जोड़ बाकी कर ही नहीं सकते ना। हमारे पास में ये है कि राजनीतिक ढांचा जो है वो पार्टी बेस हो गया, पार्टी मालिक हो गई, पार्टी का आला कमान हो गया, आला कमान के हाथ में चाबी हो गई, आला कमान कोई बनना, ये सारा कुछ है। आइडियोलॉजी लेकिन गांव यदि नहीं जागेंगे, यदि ये शेर का जो ढांचा है, इसका जो कुछ भी है, शेर का माइंडसेट जो है वो ये जो है बिजनेस माइंड और उस माइंड से है, तो एग्रीकल्चर माइंड तो फ्री हो गया। अब एग्रीकल्चर माइंड को पीछे धकेल करके ये दुनिया नई बसेगी, नए सिस्टम के अंदर आएंगे, इसके अंदर चुनावों का जो भी होगा, कोई भी मालिक बनेगा, हम इस बात को जरूर उठाते रहें कि भैया यहाँ जनता को पावर दे, नोटा से दे, भला जन प्रतिनिधि से दे या कैसे ही दे, लेकिन जनता कहीं तो इन्वॉल्व हो, जनता कहीं तो हो। जैसे मैं 2 मिनट में अपनी बात को रखूंगा। संसद की जब से मैंने एमपी का चुनाव लड़ा और उसके बाद में मुझे शौक लगा और मैंने संसद शुरू की, संसद के और संविधान के अंदर एक व्यवस्था है कि जनता कानून बनाएगी, बिल्कुल क्लियर कट है कि लॉ विभाग पहले कानून का फ्रेमवर्क बनाएगा, वो आएगा आपके पास में संसद में, इसकी एक प्रोसीजर है, उसको रख दिया गया, चाहे लोकसभा में या राज्यसभा में। रखने के बाद में लोकसभा की स्टैंडिंग कमेटी है, राज्यसभा की सेलेक्ट कमेटी है, 31 और 10 और 21 के हिसाब से 31 के करीब मेंबर हैं, उनके पास वो जाएगा। वो लोगों की ड्यूटी है कि वो पब्लिक डोमेन में डालेंगे उस कानून को। पब्लिक डोमेन के लोगों का ये है कि मैंने भी कई जगह सुझाव भेजे, कितने गिने गए वो अलग बात है, पब्लिक डोमेन में डाले जाएगा, पब्लिकली डोमेन में वहां पे बिल जाकर के वापिस उसका पढ़ा जाएगा। ऐसा नेटवर्क लिखा हुआ है, सारा सिस्टम है, लेकिन करता कोई नहीं है। नहीं तो स्टैंडिंग कमेटी में पूरा जा रहा, स्टैंडिंग कमेटी की जगह इन्होंने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी, जिसमें अपने अपने आदमी बना दिए। सेलेक्ट कमेटी और स्टैंडिंग कमेटी बनी है, संसद का पार्ट है, लेकिन इन्हीं सांसदों को हटाने के बाद दूसरा एक बना दी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेज दिया जी, हमने जेपीसी में भेज दिया। वहां से बिल आता है तो आपने पब्लिक डोमेन में डाला ही नहीं। एक विकलांग का बिल था जिसमें हम लोग मीटिंग में बैठे थे, विकलांग के कई साथी आ गए थे, उन्होंने कहा हनुमान जी आप कुछ इसमें सुझाव दो। हम बड़े 2-4 घंटे डिस्कशन किया, उसमें किया, सुझाव भेजे। अब क्या वो मानता कौन है नहीं है वो आगे की बात है, लेकिन पब्लिक का इन्वॉल्व था हर जगह। पब्लिक की कहीं न कहीं आप जितने भी, जैसे सोशल इम्पैक्ट का था, एनवायरमेंट इम्पैक्ट का था, ये सारी लूट खसोट हो गई, इन्होंने अपने शॉर्टकट बना लिए। जनता को हर जगह शासन करने वाले लोगों ने, चाहे कोई पार्टी आई, वो साइड से उन्होंने अपनी गलियां निकाल ली और जनता की जितनी भी रिसोर्स है वो लूट ली। और एग्रीकल्चर बेस्ड लोगों को तो इन्होंने बिल्कुल दो ही दिया, पूरा कंप्लीट इन्होंने कर दिया कि बाहर से माल लाएंगे या कैसे भी करेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम से इन्होंने उन लोगों को बहुत सारी सुविधाएं दे दी। सारे फैक्टर हमारे सामने हैं, लेकिन एक दिन 5 साल में आए, उस दिन भी हम अपने आदमी को पसंद का आदमी, या हमारे कोई पूछ नहीं, या हमें कहीं का ही नहीं, और नोटा को देते हैं तो हमारा गिनती नहीं, और कोई कैंडिडेट को देते हैं तो वो कैंडिडेट जाके किसी और की गोद में बैठ जाए तो राइट टू रिकॉल या ऐसा कोई हमारे पास साधन नहीं। ये आखिर लग रहे हैं, एडीआर वाले लग रहे हैं, पीओसीएल भी लगी हुई थी, और भी ये पीआरएस वाले भी अपने हिसाब से लग रहे हैं। ये सारा कुछ हो रहा है और हम भी उसके हिस्सा ही है, हम उनको बूस्ट अप करते रहते हैं। लेकिन गांवों को आना पड़ेगा, क्योंकि बीमारी गांव की है, इनकी किसी बीमारी नहीं है। ये लोग अपने अपने जगह एंगेज है। एक ही बात है शहर की तो, कि मध्यम वर्ग खत्म हो रहा है, वो एक दिन कोलैप्स हो जाएगा, उस दिन ये लौट के गांव में वापस आ जाएंगे। ये बिल्कुल मैं इकोनॉमिक्स कंसेप्ट बताता हूं। मैंने 12 सीढ़ियों पे पूरे भारत की जनसंख्या को खड़ा करके देखा। 2 सीढ़ियां रिजर्व है, तो सिर्फ पहले वो टॉप की क्लास के लिए है, 5 सीढ़ियां मध्यम क्लास के लिए है, 5 सीढ़ियां जो है नीचे आपके जो है वो है। सबसे नीचे वाला बकरी चढ़ाता, भेड़ चढ़ाता, पड़ा अपना अफीम दारू खा के मस्त होके अपना काम कर रहा है। इसके बीच ये थोड़ा वर्ग संघर्ष आपस में चलता है। मध्यम वर्ग इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के कंसेप्ट में खत्म हो रहा है। मध्यम वर्ग ऊपर जा नहीं सकता, उन 2 सीढ़ियों पे नीचे आ रहा है, उन 5 के बीच में। उनकी रोजी रोटी में ही वो टांग अड़ा रहा है और हमारे पास संघर्ष का कोई मुद्दा नहीं। किसानों ने पहली बार हिम्मत की। बात क्या थी? बात तो मामूली है।
एमएसपी कोई बड़ी बात थोड़ी है, बहुत बहुत छोटी सी बात है, ये तो मामूली बात है। मुझे मेरा हक दे दे यार, मैंने पैदा किया, उसका मुझे भाव दे दे। 50% नहीं दे, 30 दे दे, कोई तो बात बोले ना कि दे दे। तो ये बात फूल कुमार जी, ये सारी फंडामेंटली क्लियर है, लेकिन कहीं भी वैल्यू नहीं होना। 5 साल में एक दिन मुझे नहीं पूछना, एक एक क्षण के लिए मैंने वोट दे दिया, वो व्यक्ति भाग जाना। ये डेमोक्रेसी जो है, छद्म डेमोक्रेसी का जो मॉडल है ना, इस मॉडल में हम कहां खड़े हैं? जरूरत क्या है ऐसी डेमोक्रेसी की हमारे पास में? क्या वोट दें, किसको दें, क्यों दें? जीरे कर रहे हैं यूं ही बैठे बैठे। ठीक है, अपना एक वो है कि भाई चलो माइंडसेट बात कर रहे हैं। अब दुनिया का माइंडसेट ही टिपिकल, जैसे आपने वो बात सही कही कि दुनिया तालियां पीट रही थी, यहां फूल बरसा रहे हैं, यहां फूल बरसा रहे हैं। 10-10 किलोमीटर, 5-5 किलोमीटर तक फूलों का ढेर होता जा रहा है। कोई बात नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई एजेंडा नहीं। जैसे संतोष सिन्हा, किसी एजेंडे पे कोई वोट नहीं है। मतलब जो चाहे वो मुंह से बक दो, जिस बात को मन में आए वो कह दो, और एक एक व्यक्ति विशेष के पीछे पड़ के आप उसके बारे में कुछ भी कह दो। ये क्या बात हुई? ये कौन सी डेमोक्रेसी हुई? किस डेमोक्रेसी की परिकल्पना करके बैठे थे हम? कौन सा संविधान बनाया था? क्या हमारी आजादी थी? किस आजादी को लेकर के हम कहां भटक लिए? और जंगल में बैठे जीवों के प्रति हमारा कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी? 5 किलो अनाज की ऊपर छोड़ दिया हमने। 81.35 लाख लोग हैं, ये संसद के डेटा बोल रहा हूं मैं, 80 लाख तो ये जनरल कहते हैं। इन्होंने कह दिया कि 25 लाख हमने ऊपर निकाल दिए गरीबी रेखा से। 12 पैरामीटर थे, उनको चेंज करके 4 पैरामीटर खुद के ले लिए। अब आप कौन सा भाई, इंटरनेशनल मानो नहीं, नेशनल के खुद डॉक्यूमेंट बना लो। अच्छा, ये कोई एक पार्टी की कहानी नहीं है, ये डेमोक्रेसी का पूरा छद्म चोला पहने हुए पूरी जनता बैठी है। कोई किसी का पूछने वाला नहीं है, तो किसको क्या कहें? तो रामदान जी, आप कह दो, मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। एमपी से आप जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश की कहानी भी सुना दो आप। बस आप जो स्टोरी पूरे देश में हो रही, वो मध्य प्रदेश में और ज्यादा हो गई है, खास करके इंदौर में। इंदौर की भी स्टोरी सुनी ली होगी आपने। इंदौर में भी जो है वो बिल्कुल तानाशाही वाला जो प्रोजेक्ट चालू हो गया था। वो जो कांग्रेस का जो लीडर था, उसको 17 साल पुराने केस पर उसको 307 लगवा दी। उसके कॉलेज पे जो है वो रेड गिरवा दी, और एक किसी महिला से मतलब जो है वो FIR दर्ज करवा के, और उसको उसकी टिकट कैंसिल करके, पर्चा कैंसिल करके, और बीजेपी में शामिल कर लिया। मतलब मैं ये देख रहा हूँ इतनी तानाशाही, मतलब ये तो अच्छा आधे 10 मिनट और लेट हो गए, नहीं तो हमारा धार भी गया था। वहां से उनकी गाड़ी, जो इंदौर में गैंग चल रही है था, वो हमारे रमेश मेंदोला, कैलाश विजयवर्गीय, ये सब लोग मिलकर इनके पास कम से कम 500 लठधारी और गनमैन और बाउंसर है इनके पास। ये चाहे जो कर सकते हैं आज की तारीख में, इनके पास इतनी बड़ी ताकत है। ये मतलब इनका काम ही है बिल्कुल तानाशाही करना, किसी को उठाना, गिराना, पड़ाना, और किसी का पर्चा रद्द करवाना। इनके साथ अभी इंदौर में ये हो गया, धार में तैयारी थी। अभी इसके ऊपर सख्त टिप्पणी हमारी सुमित्रा महाजन ने भी करी, बापड़ी ने। वो बिल्कुल ईमानदार एक लीडर है। उसने बोला कि लोगों के कार्यकर्ताओं के मेरे पास फोन आ रहे, ये क्या तानाशाही है इंदौर में? क्योंकि मैं मतलब जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के वो अध्यक्ष रह चुकी हूँ। इंदौर में जो है मेरा महत्व है, मैं एक सांसद रह चुकी हूँ। और ये कौन से सांसद क्षेत्र की बात कर रहे हैं जो पूरा इस तरह से दादागिरी, पहलवानी? इंदौर में देख लो तो आप, इंदौर में लोग जा नहीं सकते, लोग बाउंसर पैदा कर दिए उन लोगों ने। ये जो रमेश मेहता लोग, अभी जो ये जो चेंज हो गया, कांग्रेस का जो लीडर जो चेंज होकर इसमें गया है बीजेपी में, 50 आदमी की इसके आसपास फौज खड़ी कर दी थी बाउंसरों की, ताकि इसको कोई बोले नहीं, इसको छुए नहीं, कांग्रेसी इसको कोई टच न करे। अभी इंदौर में कांग्रेसियों की ये हालत है कि वो सबके सब नोटा में जाएंगे। बात आज जैसे नोटा की आई है ना, वो सारे लोगों ने मन बना लिया कि हम नोटा में जाए। लेकिन अभी जैसे अपने पूरे समय हमने चर्चा करी कि नोटा का क्या कर लोगे आप? नोटा यदि यहाँ 80% भी हो जाए या 85% भी हो जाए तो कोई महत्व थोड़ी नोटा का। तो अब आपने बता ही दिया कि कोई उसका मतलब ही नहीं, यही है कि हम इनको पसंद नहीं करते हैं, बस। इसके अलावा कोई बात ही नहीं बची। यदि ये इसके पीछे कोई नियम कायदे होता कि भाई ये 51% पे होगा तो आपका सारे के सारे हम रद्द कर देंगे, हमको आपकी फिर से नया चुनाव होगा, वो तो है ही नहीं। वो तो इनकी मन मर्जी का काम है। भले तुम 90% भी नोटा आ जाएंगे तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो साहब खाली इंदौर की बात नहीं है, या मध्य प्रदेश की भी नहीं, पूरे भारत में तानाशाही चालू हो गई है। और मैं तो ये समझता हूँ 1-2 चुनाव और होंगे बस, उसके बाद मुश्किल है। ये मामला बहुत मतलब आगे बढ़ चुका है। इन लोगों को बस इतना धन और के बल जो है वो चालू हो चुका है। अभी कुछ हम स्थिति देख रहे हैं कि इनके पास धन की कोई कमी है नहीं। बल भी हमारे इंदौर से ज्यादा कौन जानता है कि इनके पास कितना बल है।
है ना। ये सारी चीजें अभी जैसे बंगाल में भी हमारे विजय वर्गीय जब गए तो 500 लठे लेके गए थे इंदौर से, 500। वो सारे इनके वहाँ रहने की करने की सारी सुविधा है, और सारा इन्होंने झगड़ा भी यही करवाते, मारकूट भी यही करवाते। चलो साहब, रामनारायण जी बढ़िया बात है। ये इनके अग्निवीर और आ रहे हैं, जैसा भी होगा। एक हाँ। देखो, एक जो ट्रेंड नया पैदा हुआ वो ये हुआ है कि अब मतलब कोई कलर होता है ना कि मेरी कमीज से तेरी कमीज ज्यादा सफेद, तो अब गाड़ियां निकालने की प्रतियोगिता में भी अब ये सब ऐसे उतर गए हैं कि किसी प्रकार का कोई एक मामला बचा नहीं है। जैसा भी है, जो भी स्थिति में है, तो अब क्योंकि अब सेशन का टाइम पूरा हो रहा है, किसी को कोई बात कहनी हो तो, और ये जो नोटा में बोर्ड दे उनको ये वीडियो मेरा आज रिकॉर्डेड है, इसको जरूर आप जो है जरूर उसको लोगों को सुनाना कि इस बीमारी में कुछ नहीं रखा भाई, कहीं कुछ और कर लो। नोटा वोटा गिनते तो है नहीं, कोई क्या फायदा है इसका। तो जो साथी हो उनके अंदर, हाँ अरविंद जी आपने हाथ खड़ा किया तो आप बात रखते हैं, फिर अपना टाइम ओवर हो रहा है। वो देखो रामनारायण जी, अभी तो हम इनकी डिक्टेटरशिप पूर्ण रूप से होए, उससे पहले बहुत चीजें देखेंगे। फिर अपन बैठे हैं, 2-3 रहे, मैंने देखा सारे छोड़ के चले गए हैं। तब ये बात कह रहा हूं कि ये डिक्टेटरशिप, क्योंकि यहाँ क्या है कि खेल सिर्फ अपने वोटों का नहीं है। छोटी सी बात है, इन्होंने क्या करा कि पूरे हिंदुस्तान की प्राकृतिक संसाधनों पर 2 आदमी ने कब्जा कर लिया, तो गोरे क्या करेंगे बताओ मेरे को। अब ये बात तो ये है, ये लड़ाई यहाँ की नहीं है, ये लड़ाई पूरे विश्व की है। इनको अपनी प्राकृतिक संसाधन है, यहाँ हिंदुस्तान में इतने लूटते 1000 साल तक लूटो भलाई, लड़ाई उस चीज की है। ये बात तो अरविंद जी अभी हनुमान जी ने बोली कि वो तो इसलिए ये आला कमान, ये आला कमान शब्द बताया था ना, ये आला कमान कहाँ से आया, ये सारी चीजें जहाँ भी ये हो रहा है आला कमान से होगा। यहाँ से मुख्यमंत्री वहाँ से हम शांति से बोध करते रहे, हमारे पास में यही सामान है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। और अपना जो झंडा उठा रखा है जागरण, जन जागरण करने का, वो करते रहे बस। अभी बहुत देखेंगे हम। चलो, और किसी का कोई कमेंट हो तो आप अपने ओर से रख दें, फिर ओवर कर रहे हैं। वैसे टाइम है लेकिन संख्या आज काफी कम है और ज्यादा मैंने भेजा भी नहीं। मैंने कहा क्या कहें। संतोष जी, एक्चुअली हम संख्या इसलिए नहीं ले रहे हैं कि मैंने 5-4 सेशन पिछले थे हमारे, तो उसके अंदर कुछ ऐसे यूथ घुस गए, चुनावों का टाइम था तो उन्होंने नंगी फोटोएं अपलोड कर दी, वो बीच बीच में आती रही, करते रही, हम बड़े डिस्टर्ब हो गए थे। तो मैं होस्ट हूँ तो मुझे निकालने में भी बड़ा टाइम लगा, ऐसे करके। फिर फूल कुमार जी ये थे साहब आप स्क्रीन नहीं कर रहे हो, तो हमने बड़ा सोच समझ के लोगों को भेजना शुरू कर दिया। मैंने कहा भीड़ इकट्ठी करना ही नहीं, मैं एक एक नाम पढ़ता हूँ, एंटर करता हूँ, उसके बाद में ही तो करें क्या। इस तरह का वो 2-4 छोरे घुस गए चुनावों के टाइम में। ऐसा कोई टॉपिक था, वैसे में हम घटिया टॉपिक हम लेते भी नहीं है, लेकिन अब उनको चुनावों का माहौल है। शायद डिजिटल सर्विलेंस का था कि भाई डिजिटल सर्विलेंस के अंदर जैसे पेगासस आया, वो आया, किस तरह से क्या है, तो उसके अंदर हम डिस्कस कर रहे थे। अब डिस्कस करते करते ही वो बीच में कई तरह के लगे थे, तो 2-3 मीटिंग डिस्टर्ब होने के बाद में हम भी बड़े डिस्टर्ब रहे। इसलिए हम बड़े शांति से 5-4 रिकॉर्ड कर लेते हैं, किसी भले आदमी को जरूरत हो तो बाद में सुन लेता है अपने हिसाब से। रामनारायण जी नोटा वालों को सुना देना, और किसी का कोई टॉपिक का बात कोई दिमाग में हो तो आप कह दें, बाकी ओवर करते हैं मीटिंग को। ठीक है फिर। हाँ, बहुत 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 अच्छा डिबेट हुआ इस चीज पे। इस तरीके से हमारी है ये जारी रहना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि मतलब जो है हमें लोगों के बीच में कोई रास्ता जाने का निकालना पड़ेगा, तो तभी कुछ बन सकता है। संतोष जी, जैसे हम हर संडे को, और आप नए मेंबर हैं, नए जुड़े हमारे से, तो उसमें आते हैं ट्विटर पर। एक्चुअली हम 3 फोरम में काम कर रहे हैं। एक हमारा सामाजिक सहकार के नाम से फोरम है, जो हर महीने की 22 तारीख को फिजिकली कहीं न कहीं जाते हैं, और उसकी छोटी-छोटी थीम है कि अवॉइड मार्केट के मॉडल पर हम कैसे जी सकें, क्योंकि पहला हमारा जिंदा रहना होगा। अब स्थिति इतनी नाजुक हो गई है कि हम जिए कैसे, एनवायरमेंटली या भोजन और इस तरीके से बात करके हम जी ले, और कुछ बातें कानून कायदों की के बीच फिजिकली जाके शेयर करते हैं, तो वो एक मॉडल है। एक हमारा शेडो कैबिनेट का जो आज का मॉडल है, यानी भारत सरकार जो भी काम करती है उसको छाया मंत्रिमंडल के रूप में, जैसे दुनिया के है, तो ये मेरा छाया मंत्रिमंडल है।
इसमें सब मंत्रालय अपने अपनी मर्जी से संभालते हैं, जो जिसमें एक्सपर्ट होता है उसको हम कह देते हैं अपनी बात को। टॉपिक हम वही लेते हैं जो पैरेलली ये गवर्नमेंट करती है। अभी जैसे नोटा का आया, नोटिस इश्यू हुए, तब हमने ये रख लिया। अब कोई घटना और कोई घटित होगी या तो यूएन लेवल पे या ये पे, जैसे इजराइल का भी मान लो टॉपिक आ गया कि भाई ये लड़ क्यों रहे हैं, वो है, उसमें भी कुछ एक दो एक्सपर्ट बुला लेते हैं। इसी लाइन ऑफ एक्शन पे हम हर संडे की 11:22 पे मिलते हैं। कुछ बाहर से लोग भी जुड़ते हैं, कुछ लोकल है, 20-30 लोगों से ज्यादा हम लिंक भेजते भी हैं। ज्यादा इतना चीज नहीं करते, इसको बहुत ज्यादा करें, रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कई टॉपिक नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे पास में कई ऐसे एक्सपर्ट आते हैं, जैसे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर, जिसे वो कह देते हैं मुझे कि भाई आपके या किसी ऐसे साइट के जो गवर्नमेंट मशीनरी के हिस्सा है, वो कह देते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपने, हम भी कह देते हैं कि यार सेशन रिकॉर्ड है तो अपना संयमित है, वरना हम कई बार इसी मूड में भी बात करते हैं, जो भी जिधर किसकी भी बात है उसके हिसाब से बात करते हैं। तो अच्छा हुआ आप सब जुड़े, थैंक यू। अगले संडे को 11:22 पे किसी विशेष टॉपिक और घटना को लेकर के हम आपके बीच उपस्थित होंगे।